हमीरपुर गांव के अंदर एक लाला नाम का सेठ रहता था, जिसकी कंजूसी की कोई हद नहीं थी। उसकी बीवी कुंती और उसके दो बच्चे कंचन और कुणाल भी उसकी इस कंजूसी की आदत से बड़े परेशान थे। कंजूसी के साथ उसे लालच करने की भी बड़ी बुरी आदत थी। एक बार तो उसने तब हद कर दी जब वो घी का डब्बा लेकर घर आया और उसको घी लाते देखकर उसकी पत्नी कुंती ने कहा, हाय राम रे, आप और घी लेकर आए हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम क्या मुझे कंजूस समझती हो? मैं बहुत दिलदार हूँ। इतना कहकर लाला सेठ उस घी के डब्बे को ले जाकर तिजोरी में रख देता है और उस पर ताला लगा देता है। पूरा घर हैरान था कि आखिर लाला ने लालची और कंजूस होकर भी इतना बड़ा खर्चा कैसे कर दिया। जिसके बाद अगले दिन उसका बेटा कुणाल उसे कहता है, अब पापा मुझे तिजोरी की चाबी दे दो, घी निकालना है। तिजोरी की चाबी क्यों चाहिए? रोटी तिजोरी पर लगा लगा कर खा ले, घी खर्च नहीं होगा। चल अब जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। तो इस किस्से से आप ये तो समझ गए होंगे कि लाला ने अपने लालच और कंजूसी से अपने परिवार का जीना हराम कर रखा था। ऐसे ही एक दिन लाला 2 दिन पुराना अखबार पढ़ रहा था और पढ़कर कहता है, हाय राम रे, तेल 85 रुपए, पेट्रोल 110। ये महंगाई तो मुझे हार्ट अटैक दिलवा कर मानेगी। अरे नहीं नहीं, दिल का दौरा पड़ा तो हॉस्पिटल का खर्चा कौन भरेगा? इतना कहकर लाला सेठ शांत हो जाता है और अपनी उधेड़ बुन में लग जाता है कि आखिर कैसे वो इस महंगाई में अपने लालच और कंजूसी के जरिए अमीर बन सके। तभी उसे अखबार में एक इश्तेहार दिखाई देता है, जिसे पढ़ते हुए वो कहता है, 40 वर्षीय नमन नाम के युवक के लिए लड़की चाहिए। युवक है करोड़ों रुपए का मालिक। अगर मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूं, तो मैं करोड़ों रुपयों को उस युवक से अलग कर दूंगा। जिसके बाद लाला लालच में आकर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए उस नमन नाम के युवक के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे कहता है, जी मैं आपके रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी एक बेटी है और मुझे लगता है वही आपके लिए योग्य वधु रहेगी। पर भाई साहब, आप तो खुद मुझसे कुछ साल छोटे लग रहे हैं। आपकी बेटी तो बहुत छोटी होगी। मेरी बेटी पूरे 20 वर्ष की है। अब आप देख लीजिए, आपको आपकी उम्र के हिसाब से इतनी कम उम्र की लड़की तो नहीं मिलने वाली। बाकी आपकी मर्जी। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, क्या ये मेरे से शादी करने के तैयार होगी? देखिए, राजी करना मेरा काम है, लेकिन मुझे इस काम के 50 लाख नगद चाहिए, वो अभी शादी से पहले। नमन का दिल तस्वीर देखकर लाला की बेटी पर आ जाता है और वो इस शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद लाला का अगला कदम था अपने घर वालों को उसकी शादी के लिए मनाना, जिसके लिए वो एक तरकीब लगाता है और घर आकर रोते हुए अपने परिवार को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे कुंती, कुणाल, कंचन बेटी, यहाँ आओ। देखो मैं लुट गया, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। लाला की आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हो गया पापा, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक है ना? क्या हुआ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुंह लटका रखा है? मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ और उन्होंने बताया कि मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। 50 लाख का खर्चा बताया है। अब इस महंगाई के जमाने में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? पापा आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। नालायक, तेरे बस की कुछ नहीं है। अब मुझे बस मेरी बेटी कंचन बचा सकती है। मेरे दोस्त का लड़का है जो अपने लिए वधू देख रहा है, थोड़ा उम्र दराज है, यही कोई 35-40 वर्ष का। अगर कंचन बेटी उससे शादी कर ले तो वो मुझे महंगाई में भी 50 लाख मुफ्त में दे देगा। जी आपको शर्म नहीं आती? हमारी कंचन बस 20 वर्ष की है और आप इसकी शादी इसकी दुगनी उम्र के लड़के से कराना चाहते हैं? माँ पापा सही कह रहे हैं। अगर मेरे उस लड़के से शादी करने से इनकी जान बच सकती है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। कंचन को शादी के लिए मानता देखकर लाला को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद वो सस्ती सी शादी करके कंचन के हाथ पीले करके उसे नमन के साथ रवाना कर देता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक ही कुंती के पेट में तेज दर्द उठता है और वो चिल्ला कर कहती है, कंचन के पापा, कुणाल यहाँ आओ, हाय मैं मर गई। कुंती की आवाज सुनकर कुणाल और लाला भागे भागे आते हैं और कुंती कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
मुझे अस्पताल ले जाओ। हाँ माँ, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, आप फिक्र मत करो। अरे नालायक, महंगाई देखी है? अस्पताल का बिल तेरा बाप भरेगा। तुम डिस्प्रिन खा लो, ठीक हो जाओगी। अरे पापा, वो सर दर्द की गोली है, उससे पेट दर्द ठीक थोड़ी होगा। कम से कम अब तो लालच मत करो, अगर माँ को कुछ हो गया तो। चुप तू, अपने बाप को मत सिखा, समझा ना? मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कुंती को गोली खिलाकर सुला दे, कल तक भली चंगी हो जाएगी। लाला अपनी जिद के आगे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर नहीं जाता और कुंती दर्द में तड़पी रहती है। जिसके बाद थक हार कर कुणाल नजर बचाकर कंचन के ससुराल कॉल करके उसे सब बता देता है और कंचन भागी भागी नमन के साथ आकर अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। और जब लाला को इस बात की खबर मिलती है तो वो अस्पताल आकर कंचन से कहता है, नालायक, कुंती को अस्पताल कौन ले आया? महंगाई में इसका बिल कौन भरेगा? ये सुनकर कंचन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सब के आगे सच्चाई बताकर कहती है, पापा, आपको शर्म नहीं आती? आपने पैसे के लालच में अपनी बेटी को बेच दिया। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि नमन जी भले इंसान है, वरना मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होता। आपने जब वो अखबार पढ़ा जिसमें नमन जी की शादी का इश्तिहार था, आपके उस अखबार को रखने के बाद मैंने भी उसे पढ़ा, लेकिन मैं चुप रही। और आप पैसों की चिंता मत करिए माँ, सारा खर्चा नमन जी उठा रहे हैं। मुझे पता था आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आपको लालच और महंगाई के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या सच में? कंचन, तूने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। मुझे ऐसे बाप के साथ नहीं रहना जो अपने लालच के लिए अपनी बेटी को बेच सकता है। कल को तो वो मुझे भी बेच देगा। मुझे आज तक लगा कि पापा के लालच की सीमा है, लेकिन इनका लालच तो असीमित है। कंचन की बात सुनकर लाला का ईमान जाग जाता है और उसे अपनी सब गलतियों का पछतावा होता है और वो कहता है, मेरी बेटी, वैसे तो मैं इस लायक नहीं कि तुझसे माफी मांगू, पर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया जो अपनी बीमारी की झूठी कहानी बनाई। तूने सच जानते हुए भी खुद को अंधकार में झोंक दिया। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नमन आकर कहता है, मैं डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, अब कुंती जी बिल्कुल ठीक है। उनको अगर समय पे कोई नहीं लाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। कुणाल, तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें बुला लिया। नमन, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। मैं वादा करता हूँ, अब चाहे महंगाई आसमान छू जाए, मैं लालच नहीं करूँगा। पापा एक शर्त पर माफ करेंगे, अगर वो घी का डब्बा आप तिजोरी से निकालने दो जो अब तक तिजोरी में ताला बंद रखा है। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और आखिरकार लाला को समझ आता है परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसके बाद वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता है और नमन के पैसे भी उसे वापस कर देता है। और इस तरह हमारी कहानी के पात्र लालची सेठ को अकल आ जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। निया अपने पति और सास के एक्सीडेंट में मौत के बाद से इतने बड़े घर में अकेली हो गई थी, जिसके कारण मोहल्ले में कुछ लोग उसे बेचारी समझते थे। तो कुछ मौका ऐसे ही एक शाम, जब निया शाम की पूजा करके हॉल में आकर बैठती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन माया अपनी बेटी रघु के साथ आकर कहती है, अरे निया बहू, अच्छा हुआ तो यहीं बैठी है, मुझे लगा पूजा वगैरह कर रही होगी। नहीं आंटी, मैंने अभी पूजा खत्म करी है और आकर बस बैठी हूँ। आप इस वक्त यहाँ, कोई काम था मुझसे? अरे तेरी ये माया आंटी क्या काम के लिए आएगी तेरे पास? बिल्कुल भी नहीं। और तू सिर्फ सावित्री की ही नहीं, मेरी भी बहू जैसी थी, मेरा मतलब कि बेटी जैसी, इसलिए तू खुद को अकेला मत समझियो। और ये ले, खीर लाई थी मैं, वो मेरा बेटा आज ही दूसरे शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है, रघु है इसका नाम। नमस्ते भाई साहब। अरे हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, भाई मत बोलिए। अच्छा, ये खीर खा लीजिए, अब हम चलते हैं। चलो माँ। अरे आंटी जी आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ आप दोनों के लिए। नहीं बहू, हमें काम है घर पर। अच्छा चलती हूँ। माया और रघु वहाँ से चले जाते हैं और घर के बाहर जाते ही रघु कहता है, क्या माँ, आप यहाँ इस विधवा से मिलवाने लेकर आई थी मुझे? अरे आते ही इसने मुझे भाई बोल दिया। बोला ही है ना, राखी तो नहीं बांधी ना, बकवास ना कर। विधवा है तो क्या हुआ, ये देख इस अकेली विधवा बहू का घर कितना बड़ा है, और तो और पति ने कितना कुछ इसके नाम किया हुआ होगा। अगर तेरी इससे शादी हो गई तो सब हमारा हो जाएगा। अरे लेकिन ये विधवा मानेगी?
हाँ हाँ मान जाएगी, वरना बहुत तरीके हैं मनवाने के। अब चल घर। माया और रघु अपनी ये बातें करके घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें निया के बगल के घर में रहने वाला मोहन अपनी छत की बालकनी से सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज का स्टूडेंट था और अकेला रहता था। इन दोनों माँ बेटों की बात सुनकर वो बोलता है, कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, एक विधवा के घर को हड़पने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहे हैं। मोहन इतना बोलकर अंदर जाने को होता है कि तभी वो देखता है कि निया अपने घर के बाहर झाड़ू लेकर सफाई करने आई है। ये देखकर वो बोलता है, यार भगवान, आपको नहीं लगता कभी कभी हद करते हो आप? अरे इतनी मासूम सी लड़की है ये, इतनी कम उम्र में सब कुछ छीन लिया इसका। बताओ, पति और सास के ना होने से दुनिया खाने को दौड़ती है एक विधवा को, ऊपर से इतने बड़े घर में ये अकेली रहती है। मोहन निया के प्रति अपने मन में सहानुभूति रखता था। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक शाम निया मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही थी। उससे इतना भारी सब्जियों का थैला उठाया तक नहीं जा रहा था। इतने में निया के पीछे से आ रहे माया और रघु निया को अकेले आता देखकर कहते, बेटा ये अच्छा मौका है, देखिए विधवा अकेली जा रही है इतनी सब्जियां लेकर, जा इसकी मदद कर तू। इसकी मदद करेगा तो हमारे काम ही आएगा और इसकी नजरों में तेरी इमेज अच्छी बनेगी। पर माँ, इतना भारी थैला, अरे अकेली इतनी सब्जियां खाती है क्या? तुझे उससे क्या, जा जाकर मदद कर। इस भारी थैले के बाद जब अकेली विधवा के घर के कागज उठाएगा ना, तब ज्यादा मजा आएगा। माया की बात मानकर रघु निया की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन इससे पहले कि वो निया तक पहुंचता, मोहन वहां आता है, जो निया के पास आकर कहता है, अरे निया जी, लाइए मैं मदद कर दूं। और आप इतनी सारी सब्जियां लेकर क्यों आ रही हैं? अरे मोहन जी, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी। और ये इतनी सारी सब्जियां इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं हर बार बाहर नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ जी थी तो वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी, लेकिन अब अकेले मेरा कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा है तो आप मुझे बोल दिया करो, मैं भी अकेला रहता हूँ और फिर इसी बहाने मैं सब्जियां लेकर आया करूँगा, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर फ्यूचर में मेरी होने वाली बीवी मुझसे बहुत खुश रहेगी। आप कितने फनी है ना। वैसे मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं आज जो भी बनाऊंगी वो आपके घर जरूर दे जाऊंगी। वैसे भी अकेले के लिए कुछ खास बनाने का मन नहीं करता, इसी बहाने कुछ अच्छा बन जाएगा। ओह वाओ, मतलब आज मुझे मैगी के अलावा कुछ खाने को मिलेगा। सही है। मोहन और निया आपस में बातें करते हुए घर चले जाते हैं। तो वहीं माया ये सब देखकर रघु से कहती है, अरे ये क्या किया, ऐसे करेगा तो गया तेरे हाथों से ये घर। उस विधवा के ऊपर हमारे अलावा भी कईयों की नजर है, इसलिए कोई और मौके का फायदा उठाए उससे पहले तू कर, और इस मोहन को तो मैं देखती हूँ। घर जाने के बाद निया खाना बनाकर मोहन के घर उसे खाना देने जाती है और इस चीज की माया छुपकर फोटो खींच लेती है। साथ ही माया दिन में कम से कम 2-3 बार तो निया के घर में आकर उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश किया करती। तो वहीं मोहन और निया भी अक्सर कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए मिल जाते, तो कभी किसी और काम की वजह से मिलते। और अब निया रोज ही मोहन को अपने हाथों से खाना बना कर दिया करती, जिसके चलते एक दिन सुबह सुबह मोहन निया के घर के कुछ बर्तन उसको देने आता है। दरवाजे की डोरबेल बजते ही निया दरवाजा खोलती है, तो उसके भीगे बालों और खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहन खुद में खोता हुआ कहता है, भगवान, सच में आपने एक कैसा कहर ढाया है। इतनी मासूम खूबसूरत सी लड़की की जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। कैसे ये अपना पूरा जीवन अकेले निकालेगी? मोहन जी कहाँ खो गए? कहीं नहीं, वो मैं बस। अच्छा ये लीजिए आपके बर्तन। वैसे आप मुझे रोज रोज खाना देकर मेरी आदत बिगाड़ रही हैं। मैं खुद से बनाना भूल जाऊंगा। अरे कोई नहीं, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आएगा। और वैसे भी मैं खुद के लिए कभी बनाना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैंने एक बहाना ढूंढा। इसी बहाने मैं खाना बना लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ। मोहन इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तो वहाँ मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी होती हैं और उनमें से एक माधुरी नाम की औरत कहती है, सुमित्रा की बहू, ये सब क्या चल रहा है? ये इतनी सुबह ये लड़का क्या कर रहा है तेरे घर? अरे माना अकेली विधवा रहती है तू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति और सास के मरने के बाद तू ऐसे फायदा उठाए अपनी आजादी का। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो भी है गलत है। अरे मोहन जी को मैंने कल रात खाना दिया था बनाकर, उसी के बर्तन वापस देने आए हैं ये। कौन जाने
ये अभी सुबह आया है या रात से तेरे साथ ही था? अरे विधवा है तो कुछ भी करेगी क्या? कोई बोलने वाला नहीं है तो अपनी बेशर्मी दिखाएगी तू? ये आप क्या कह रही हैं? अरे निया जी ने कुछ गलत नहीं किया। किसी को खाना खिलाना गलत है क्या? हद है आप लोगों की। मोहन के इतना बोलते ही माधुरी उसके मुंह पर उसकी और निया की फोटो मारते हुए कहती है, ये सब क्या है? रात बेरात ये तुझे खाना देने आ रही है। कभी तुम अकेले में छत पर मिलते हो। ऐसे गंदगी नहीं चलेगी हमारे मोहल्ले में। लोगों के ऐसे शब्द सुनकर निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वहाँ माया और रघु आते हैं और माया निया को संभालते हुए बोलती है, अरे ये आप क्या कह रही हैं? निया बहू ने कुछ गलत नहीं किया। ये तो इस लड़के की मदद कर रही थी खाना वगैरह देकर। इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। अरे माया बहन, ये विधवा अपने अकेले रहने का फायदा उठा रही है। देखो ना, सास और पति के मरने के बाद कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है एक जवान लड़के के साथ। ऐसी लड़कियों की तो दोबारा शादी भी ना हो जब ऐसे ही लक्षण हैं तो। चुप रहिए आप। अरे निया ने कुछ गलत नहीं किया और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और रही बात इसकी दोबारा शादी की, तो कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा करेगा निया से शादी। इसको विधवा होने के कारण जिस नजर से देखा जाता है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आंटी, ये क्या कह रही है? मुझे नहीं करनी शादी और मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिसे जो समझना है समझी जाए। नहीं निया जी, माँ सही कह रही है। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं वो आपको सारी खुशियाँ दूंगा। खुशियाँ देने से पहले जरा अपना सच तो सामने आने दो माया आंटी और रघु। इतना बोलकर मोहन अपने फोन में सभी लोगों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें माया और रघु निया को फंसाकर उससे रघु की शादी का प्लान बना रहे थे और उसके घर को हड़पने की बात कर रहे थे। ये सब देखकर पूरे मोहल्ले वालों की आंखें खुलती है, जिस पर माधुरी कहती है, अरे माया बहन, शर्म करो। एक विधवा को लूटने चली हो। अरे भला हो इस लड़के का। अगर इसने आज ये वीडियो नहीं दिखाई होती तो हम तो आपको महान समझते थे जो इस विधवा को सहारा देने चली थी। माया आंटी, आज आपने मेरा इंसानियत से भरोसा उठा दिया। माना कि मैं विधवा हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए मौका नहीं हूँ। मुझे ऐसे धोखा देकर मत लूटो। मेरे पास जो था भगवान ने पहले ही छीन लिया। अब इस बेरंग जिंदगी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। है निया जी, है। आपकी उम्र बहुत कम है। आपको तो अपने इस अंधेरे जीवन से निकलकर खुद के कदमों पर खड़ा होना चाहिए। आपने बताया था आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ी है, तो उसको पूरा करिए। अपनी किस्मत खुद बदलिए। मोहन का प्रोत्साहन निया में एक नई उमंग भरता है और अब एक अकेली विधवा बहू अपनी बेरंग जिंदगी में खुद ही रंग भरने का फैसला करती है। साथ ही माया और रघु को अब पूरा मोहल्ला इतना ताने देता है कि वो लोग मोहल्ला छोड़कर ही भाग जाते हैं।